वेलकम टू लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आई ए रिचर्ड्स, जो कि हमारा मास्टर कैडर जो हमारा सिलेबस है उसमें मॉडर्न एज में ये जो राइटर है हमारे फॉल करता है आई ए रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स जो है हमारे एक लिटरेरी क्रिटिक हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म हमारी थ्योरी है उसमें फॉल करते हैं। आई रिचर्ड्स का अगर हम पूरा नाम देखें तो आइवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, जिनका पेन नेम है रिची, फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नोन एज न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म, अब न्यू क्रिटिसिज्म क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे कि आई रिचर्ड्स जो है ये हमारे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। पहले हम न्यू क्रिटिसिज्म ही देखते हैं क्या है ये। न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है, न्यू क्रिटिसिज्म किसने क्वाइन की है? जॉन क्रो रैंसम, जिसको हम जे सी रैंसम भी बोलते हैं। जे सी रैंसम ये जो टर्म है क्वाइन की है जेसी रैंसम ने अपनी बुक द न्यू क्रिटिसिज्म में इन द ईयर 1941। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म है क्वाइन की है जेसी रैंसम ने 1941 अपनी बुक द न्यू क्रिटिसिज्म में, सेम नाम की ही बुक है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि जो हमारा न्यू क्रिटिसिज्म है वो किस बारे में बात करता है हम वो देखेंगे। टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच, कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है आई रिचर्ड्स बोलती हैं कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच, फोकस सोलेली ऑन द लिटरेरी वर्क इटसेल्फ। न्यू क्रिटिसिज्म में हम बात करते हैं कि कोई भी जो टेक्स्ट है हम उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में या ऑथर जिस ऑथर ने भी वो वर्क लिखा है हम उस ऑथर की इंटेंशन ना देख के हम ओनली वर्क, लिटरेरी वर्क पे फोकस करेंगे। टेक्स्ट सेंटर्ड होएगा विदाउट कंसीडर्ड ऑथर बायोग्राफी, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि जो हमारा वर्क है वो किस एरा में लिखा गया है, और रीडर रिस्पॉन्स कि हम रीडर की इंटरप्रिटेशन होगी, ऑथर का इंटेंट हो गया, उसकी ऑथर की बायोग्राफी होगी या हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। हम इस पॉइंट को कंसीडर ना करके हम ओनली ऑन जो हमारा लिटरेरी वर्क है हम सिर्फ उस पर अपना फोकस रखेंगे। क्लोज रीडर, केयरफुल डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब अगर वो बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ उस टेक्स्ट के बारे में देखना है तो टेक्स्ट में हमें क्या क्या देखना है, टेक्स्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें यूज की हुई इमेजरी देखेंगे, सिंबल्स क्या यूज किए गए हैं और लैंग्वेज कैसी यूज की गई है। इस बेसिस पे हम टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे। टेक्स्ट का एनालिसिस हम किस बेसिस पे नहीं करेंगे? ऑथर की बायोग्राफी पे, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, रीडर का क्या रिस्पॉन्स है, ऑथर की क्या इंटेंशन है, इस पे नहीं करेंगे। बट हमारी क्लोज रीडिंग होनी चाहिए या टेक्स्ट का हम एनालिसिस करेंगे उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसमें किस तरह की इमेजरी यूज की गई है, किस तरह के सिंबल हैं और लैंग्वेज यूज की गई है। दैट नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक यूनिटी, sees a work as an organic whole where every element contributes or overall on meaning। जो भी टेक्स्ट है हम उसके ऑर्गेनिक होल, मतलब जो भी टेक्स्ट में यूज किया गया है, जो भी टेक्स्ट हमें बोल रहा है हम सिर्फ उसके ओवरऑल मीनिंग पर ही रिलाई करेंगे, उसको हम ऑर्गेनिक यूनिटी बोल रहे हैं। इंटेंशनल फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी है, अब ये सबसे पहले देखो कि ये जो इंटेंशनल फैलेसी है ये टर्म किसने कॉइन की थी? वी के वेमसेट और हमारे बियर्ड्सली ने। अब इंटेंशनल फैलेसी हमारा है क्या? इंटेंशनल फैलेसी है कि जब कभी भी जो मीनिंग है वर्क का हम देखें कि वो ऑथर का क्या इंटेंशन रहा होगा उस वर्क को लिखने में, उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल फैलेसी। जब हम ऑथर की इंटेंशन देखते हैं उस वर्क के पीछे तो वो एक फैलेसी है। हमें इस तरह से जो वर्क को जज नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट जजिंग अ वर्क बेस्ड ऑन ऑथर इंटेंडेड मीनिंग। तो ये तो था हमारा इंटेंशनल फैलेसी। विमसेट एंड बियर्डस्टेल ने एक और टर्म दी है इफेक्टिव फैलेसी। इफेक्टिव फैलेसी है कि जब रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्सेस, अगर रीडर इमोशनल होकर उस वर्क का कोई इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है
उस वर्क को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, तो वो होगी हमारी इफेक्टिव फैलेसी, क्योंकि हम रीडर के इमोशंस पे हम रिलाई कर रहे हैं और हम जो वर्क को इवेल्युएट कर रहे हैं। इस तरह की इवेल्युएशन को भी हमें रिजेक्ट करना है। तो ना तो हमें ऑथर की इंटेंशन देखनी है, ना ही हमें जो रीडर के इमोशंस हैं उस पर रिलाई करना है। इन दोनों को हमें, उस तरह की जजिंग को और इवेल्युएशन को रिजेक्ट करना है। तो ये है हमारी इंटेंशनल और इफेक्टिव फैलेसी, जो टर्म दी है हमारे विम्सेट और बियर्डसली ने अपने वर्क द वर्बल आइकन में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। आप जब भी वर्क को एनालिसिस करोगे, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। प्रमोट्स एंड इम्पर्सनल, आपको पर्सनल नहीं होना है। इम्पर्सनल, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द टेक्स्ट, आपको ऑब्जेक्टिवली जो है वर्क का एनालिसिस करना है, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आगे रखे, या किस तरह का वर्क जो है आपके अंदर इमोशंस जो है इमर्ज कर रहा है, वो आपको नहीं देखना है। सो नेक्स्ट इज फोकस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये भी हम देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म में हमारा जो फोकस है वो फॉर्म और स्ट्रक्चर पे रहता है। तो गिव इम्पोर्टेंस टू द लिटरेरी डिवाइसेस, किस तरह के जो हैं लिटरेरी डिवाइसेस उस वर्क में यूज किए गए हैं। पैराडॉक्स, जो कि स्टेटमेंट हमारी जो है अपोजिट आइडियाज जो हमें दिखाती है, कंट्रास्ट जो दिखाता है हमें स्टेटमेंट्स में, दैट इज पैराडॉक्स। किस तरह की पैराडॉक्स? आयरनी होगी, एम्बिग्यूटी होगी, जो एम्बिग्यूस मीनिंग क्लियर नहीं है, वो दैट इज एम्बिग्यूटी। देन टेंशन, किस तरह की जो टेंशन है, जो मल्टीपल मीनिंग्स हमारे वर्क्स में आ रही हैं और वो टेंशन क्रिएट कर रही हैं। जैसे हम एलन टेट का जो पढ़ते हैं टेंशन का कॉन्सेप्ट, तो किस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो इमर्ज हो रहे हैं जब हम पढ़ते हैं, तो वो किस तरह की टेंशन क्रिएट कर रहे हैं एक वर्क में, तो वो सब हम इसमें देखते हैं। फोकस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं? लिटरेरी डिवाइसेस, पैराडॉक्स, आयरनी, एम्बिग्यूटी, टेंशन, ये अब सब चीजें जो हमारे टेक्स्ट में हैं। Timelessness of literature, treat great work as universal and independent of historical culture shift। अगर हम एक ही वर्क को उसके सिर्फ हिस्टोरिकल एरा में रखकर देखेंगे तो वो फिक्स है, उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वही फिक्स कर जाएगा वो वर्क। बट हम देख रहे हैं कि जो लिटरेचर के वर्क हैं वो टाइमलेसनेस के, वो जो वर्क हैं वो यूनिवर्सल हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर शिफ्ट है। भी हम उस वर्क को ना ही उसके हिस्टोरिकल, ना ही किसी भी कल्चर के कल्चर को साथ में रखकर देखेंगे। मतलब वो किसी भी हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में जो वर्क है फिक्स नहीं बैठता है, या हम उसको नहीं फिक्स बैठाएंगे, जिसकी वजह से हम जो उस वर्क की है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। टेक्स्ट एज ऑटोनोमस, ऑटोनोमस है, जो टेक्स्ट है वो खुद के बारे में ही बात करता है। टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट है, अपना ही क्रिएटर है, कॉन्टेक्स्ट है और ऑडियंस। इट स्टैंड अलोन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है। टेक्स्ट अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, और वो खुद ही जो उसमें मीनिंग छुपे हुए हैं वो खुद ही बताने की अपने आप की इतनी कैपेबिलिटी रखता है जो हमारा वर्क है। Paradox and ambiguity recognizes that contradictions and multiple meanings enrich the complexity and depth of a work। अब जो ये हमारा पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी है, हमने देखा कि पैराडॉक्स क्या है, एक स्टेटमेंट में जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, ये हम देखें कि जो एम्बिग्यूटी है एम्बिग्यूटी मीन्स कि एक जो वर्क है हमारा वो क्लियर नहीं है, उसके जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है। अब यही जो चीजें हैं, यही जो पैराडॉक्स है, यही जो एम्बिग्यूटी है, वो एक वर्क में मल्टीपल मीनिंग्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी, यही दिखाता है कि एक वर्क जो है अगर उसमें पैराडॉक्स है, एम्बिग्यूटी है, तो वो मल्टीपल जो मीनिंग्स हैं वो क्रिएट कर सकता है। तो ये आई रिचर्ड्स था, वो आई रिचर्ड्स ने इस बारे में बात की, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म पे उसने फोकस किया कि जो कोई भी वर्क हम लिटरेचर में पढ़ते हैं उसको हमें एक इस लेंस से देखना है, न्यू क्रिटिसिज्म लेंस से देखना है। न्यू क्रिटिसिज्म लेंस हमारा क्या बोलता है कि हम किसी भी वर्क को पढ़े तो उस वर्क में हमें ऑथर के ऑथर की बायोग्राफी क्या है, ऑथर का या वर्क का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, वो
नहीं देखना है, ऑथर की इंटेंशन क्या रही होगी उस वर्क को देखने में वो नहीं देखना है। अगर हम इन चीजों को रिजेक्ट करते हुए चलेंगे तो हम उस वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो ऑटोनोमस है, खुद में ही अपने जो मीनिंग है वो बताने के कैपेबल है। सो दिस इज द न्यू क्रिटिसिज्म जो भी हम देखते हैं। तो इस बारे में ही हम